हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से, एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, फिर से हम एक बार आ चुके हैं अपने इस फिजिक्स की दुनिया में और विद्युत धारा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम आप लोगों को पिछली क्लास में प्रतिरोध के बारे में और ओम का नियम समझाए थे। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से ओम का नियम समझ में आ गया है तो ज्यादा कुछ नहीं, बस एकदम एक हल्का क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, भी बराबर क्या होता है, बस जल्दी से बता दीजिए। और हर एक बच्चे बताएंगे। हम ये चाहते हैं ना कि आज हर एक बच्चे बता दें। तो भी बराबर क्या होता है, एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बताओ बाबू, भी बराबर क्या होता है, एक बार फटाफट से आप लोग बता दीजिए। क्या होता है भी बराबर, बताइए। भी बराबर क्या होता है, जो बस एक बार जल्दी से आप ना हमें बता दीजिए। बताओ बाबू, भी बराबर क्या होता है। और सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि गुरुजी भी बराबर होता है आई आर, भी बराबर होता है आई आर। चलो बढ़िया बात है। प्यारे बच्चों, ये बता दीजिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक, फटाफट से बताइए तो। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर आप लोग पढ़ाई के बाद रिवीजन करते हैं तो बता पाएंगे, रिवीजन अगर नहीं करते होंगे तो बताना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पढ़ाई के लिए रिवीजन बड़ा जरूरी चीज है बाबू। बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं और यह सबसे बड़ी गलती है। अगर पढ़ाई के बाद रिवीजन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे जा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी छूट जाए लेकिन रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। एक टॉपिक कम पढ़िए लेकिन रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। जैसे खाना खाते हैं तो कहते हैं ना कि खाना 2 कोर कम खाइए लेकिन पानी ज्यादा पीजिए, वैसे ही पढ़ाई थोड़ा कम करिए लेकिन रिवीजन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। जितना ज्यादा रिवीजन उतना ही बढ़िया डिवीजन, ठीक है। तो सारे बच्चों का जवाब है ओम। भाई कम से कम यही तो जांचने के लिए हम पूछे थे कि हमको भी पता था कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ये हमको भी पता था, लेकिन हम ये जांचना चाह रहे थे कि अंग्रेजिया में सब कैसे लिखता है। और सारे बच्चे अंग्रेजी में क्या लिखे हैं, गुरुजी ओ एम ओम होता है। अरे भाई, हम क्या बताए थे कि ओ एम होता है। हम आपको पिछली क्लास में इतना बढ़िया से समझाए थे कि ओम नमः शिवाय वाला ओम मत करिएगा, यहां पर ओम दूसरा ओम है। और सब लोग अंग्रेजी को ना लंगड़ा करके छोड़ दिए हैं। बताइए, अंग्रेजी को आप पैर हाथ तोड़ करके निश्चित कर दिए। ओ एम बताए थे हम बताए थे ये वाला जो ओम होता है इसका स्पेलिंग होता है ओ एच एम, ये होता है ओ एच एम, ओम होता है। सब लोग गलती कर दिए, बताइए। बताओ भाई, आप लोग कितना गलती काम करते हो। ओम का स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, ओ एच एम बिल्कुल सही है। जो बच्चे ओ एच एम लिख रहे हैं उनका सही है, और जो ओ एम सिर्फ लिख रहे हैं ना, वो शंकर भगवान को याद कर रहे हैं। चलिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें बताए थे हम आप लोगों को। जैसे चलिए आप लोग बता दीजिए कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, फटाफट से बताओ बाबू। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा कि गुरुजी विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है बाबू, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, याद रखिएगा। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, याद रहेगा। क्लास में बहुत कम बच्चे जुड़े हैं भाई, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करिए। तो लगता है कि आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं का, एक बार फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और हाँ, जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में अगर नहीं जुड़े हैं तो भाई जल्दी जल्दी से आप लोग क्रैश कोर्स में जुड़ जाइएगा। सारे बच्चे मिलकर के ना एक बार क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए, ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों का तैयारी मैट्रिक का हो जाए, ठीक है। तो सारे बच्चे ना क्रैश कोर्स में जरूर जुड़ जाइएगा। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, तो फिर देर काहे कर रहे हैं, जल्दी से एक बार ना सेशन को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। जल्दी से बाबू, फटाफट से सेशन को लाइक करिए आप लोग, जल्दी जल्दी से। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। क्लियर है, आइए आगे बढ़े, अब आगे बढ़ जाए बाबू।
ठीक है ना बाबू। तो आप लोग ना एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाइए। देखिए, जो भी बच्चे आज इस क्लास को पूरा देख लिए पूरे एकदम कंसंट्रेशन के साथ, वो भूलेंगे नहीं। और बहुत सारे बच्चे तो आज से दिवाली मनाने में लगल हैं। बच्चों का संख्या जो कम हो रहा है ना, ये दिवाली का ही संकेत है और कुछ नहीं है। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे आज पढ़ते हैं किस चीज के बारे में। ओम का नियम तो हम पिछली क्लास में पढ़ा दिए थे कि भाई V बराबर IR होता है। प्रतिरोध के बारे में भी हम पढ़ा दिए थे, यहां तक हम पढ़ा दिए थे। आज हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है प्रतिरोध के बारे में। एक बार थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं। देखो बाबू, प्रतिरोध होता क्या है, आपको बताया था ना कि किसी भी चालक तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उस दिशा में मतलब उस दिशा में बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, ठीक है ना। और उस विरोध को ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ये तो हम आपको बताए थे ना प्रतिरोध के बारे में। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर 1 ओम प्रतिरोध क्या है। क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि 1 ओम प्रतिरोध क्या है। 1 ओम प्रतिरोध क्या है। क्वेश्चन आएगा कि 1 ओम प्रतिरोध क्या है, जवाब बताइए। क्वेश्चन आएगा कि 1 ओम प्रतिरोध क्या है, जरा जवाब बताइए। क्वेश्चन आएगा कि 1 ओम प्रतिरोध क्या है, तो क्या लिखिएगा। देखो बाबू, अगर कोई चालक तार है, ये मान लिया जाए कोई चालक तार है, ठीक है ना। 1 ओम प्रतिरोध हम समझा रहे हैं, जरा बढ़िया से समझ जाइएगा। ये मान लिया जाए कोई चालक तार है और ये चालक तार का एक सिरा यहां पर है और दूसरा सिरा यहां पर है, और ये दोनों के बीच का जो विभवांतर है वो मान लिया जाए दोनों सिरा, यानी कि चालक तार का पहला सिरा और दूसरा सिरा, अगर दोनों सिरों के बीच का विभवांतर अगर 1 वोल्ट है, दोनों सिरा का बीच का विभवांतर कितना है, अगर 1 वोल्ट है, और इस चालक तार से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वह कितना है, 1 एम्पियर है। कितना है, 1 एम्पियर है। ध्यान से सुनिएगा बाबू, अगर किसी चालक तार से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और दोनों सिरों के बीच का विभवांतर अगर 1 वोल्ट है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो इस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो इस चालक तार का प्रतिरोध होगा 1 ओम। कितना होगा, 1 ओम होगा। समझ में आ गया। तो हम लोगों को अगर 1 ओम का परिभाषा लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। 1 ओम का परिभाषा लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग इस तरीके से कि किसी चालक, लिखेंगे किसी चालक तार के दोनों सिरों का, किसी चालक तार के दोनों सिरों का विभवांतर लिखेंगे किसी चालक तार के दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है। लिखेंगे कि किसी चालक तार के दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट है और उस चालक से प्रवाहित धारा धारा का मान 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, ठीक है ना। उस चालक से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर है। तो उस चालक में 1 प्रतिरोध, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 प्रतिरोध होगा। तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। प्रतिरोध 1 ओम होगा। क्लियर हुआ बाबू, यहां तक याद रखिएगा। यदि किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट और उस चालक से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, बताओ बाबू जल्दी से। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो एक बार बता दीजिए कि गुरुजी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बता दीजिए कि हां सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर है। बताइए बाबू। अच्छा एक बात और, ये तो आप लोग समझ गए ना प्रतिरोध के बारे में। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस चीज का जितना ज्यादा प्रतिरोध होता है वो उतना ही ज्यादा गर्म होता है, ठीक है ना। जैसे एक चालक तार है,
ठीक है ना, एक चालक तार है, ये वाला चालक तार है। आप लोग देखते होंगे कि जब किसी चालक तार से लगातार लाइन जा रहा है, बिजली जा रहा है, तो धीरे 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 करके ना वो गर्म हो जाता है, वो तार क्या होगा, गर्म हो जाएगा। कुछ देर के बाद ही देखिएगा, अगर तार बहुत मोटा है तो गर्म नहीं होगा, लेकिन पतला तार है तो वो आपको महसूस होगा कि तार क्या हो गया, गर्म हो जाता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि अगर चालक तार गर्म हो गया तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है ना। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ये बात याद रखिएगा। यानी कि इसमें हम लोग लिखेंगे ताप बढ़ने से, ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। याद रहेगा, अगर तापमान बढ़ेगा तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर ताप घटेगा तो चालक तार का प्रतिरोध भी घटेगा। समझ में आया, समझ में आया बाबू, जल्दी से बताओ। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। अच्छा, एक बात और आपसे हम पूछते हैं, जरा एकदम लॉजिकल सवाल है, जरा बताइएगा, ठीक है ना, एकदम लॉजिकल सवाल है, आप लोगों को बताना है। सवाल यह है प्यारे बच्चों कि पहला तार ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी, हम दो तरह का दिखाते हैं तार। एक तार जो है वो इतना मोटा तार है, ठीक है ना, और एक तार जो है वो इतना पतला तार है। ये ए ऑप्शन है और ये बी ऑप्शन है। आप लोग हमें बताइए कि कौन से तार में प्रतिरोध ज्यादा होगा, ऑप्शन ए वाले तार में कि ऑप्शन बी वाले तार में। इस तार में प्रतिरोध ज्यादा होगा कि इस तार में प्रतिरोध ज्यादा होगा, बताओ बाबू। तार में प्रतिरोध किस में ज्यादा होगा, जल्दी से बताइए। ए वाले में प्रतिरोध ज्यादा होगा कि बी वाले में प्रतिरोध ज्यादा होगा, बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। सारे बच्चों ने लगभग 80% बच्चों, 90% बच्चों ने ऑप्शन दिया है ए नंबर, ऑप्शन दिया है ए नंबर। अब प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं, जो तार जितना ज्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और जो तार जितना ज्यादा पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया, याद रखिएगा। अगर तार का मोटाई बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, उल्टा होता है। आपको लग रहा होगा कि सर ये पतला तार है तो इसमें प्रतिरोध मान लिया जाए कि 5 ओम है, तो आप कहिएगा कि सर जब इतना पतला तार में 5 ओम है तो इतना मोटा तार में तो कम से कम 50 ओम होगा। गलत हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मोटा तार में प्रतिरोध कम होता है, पतला तार में प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो बउआ एक बात याद रखना, अगर पतला तार का प्रतिरोध 5 ओम है तो हो सकता है कि मोटका का प्रतिरोध 2 ओम होएगा, ठीक है ना। मोटा तार का प्रतिरोध कम होता है, पतला तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है। आप देखिएगा कि पतला तार जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन मोटा तार जल्दी गर्म नहीं होता है। ज्यादा जल्दी गर्म काहे हो जाता है, काहे कि इसमें प्रतिरोध ज्यादा है तो बिजली को ज्यादा रोकता है, ज्यादा रोकता है तो गर्म हो जाता है। और ये मोटा है, बिजली को कम रोकता है तो ये क्या होता है, कम गर्म होता है, ठीक है ना। उल्टा याद रखिएगा, उल्टा होता है। तो जो ज्यादा मोटा है वो उसमें प्रतिरोध कम होगा, जो कम मोटा है उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा। अच्छा एक बात तो हो गया ना, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगर तापमान बढ़ाएंगे, मान लिया जाए कि ये वाला तार है, ठीक है, आप समझना बाबू, ये वाला तापमान, ये वाला चालक तार है, इसका अगर ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा।
ताप बढ़ाने पर, जब ताप बढ़ाएंगे ना तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। समझ में आ गया? ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा भी। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? चलिए, तो एक क्वेश्चन आता है, यहां तक तो ये वाला समझ गए ना। एक क्वेश्चन बनता है परीक्षा में, क्या बनता है कि प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है। क्वेश्चन बनेगा कि प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन बनता है। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? तो बहुआ याद रखिएगा कि प्रति इकाई ताप बढ़ने से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होती है उसे ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है ना? लिखेंगे कि प्रति इकाई चालक तार में, प्रति इकाई चालक तार में मतलब थोड़ा सा भी अगर ताप बढ़ाएंगे, ठीक है ना, प्रति इकाई चालक तार में तापमान बढ़ाने से, प्रति इकाई चालक तार में तापमान बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से, ठीक है ना, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो जो भी पदार्थ होगा उसके प्रतिरोध में भी आंशिक वृद्धि होगा, थोड़ा सा वृद्धि होगा। तो ताप बढ़ाने से उस पदार्थ के, ठीक है ना, प्रति इकाई चालक तार में ताप बढ़ाने से, ठीक है ना, ताप बढ़ाने से उसके प्रतिरोध में भी, उसके प्रतिरोध में भी आंशिक वृद्धि होती है, उसके प्रतिरोध में भी आंशिक वृद्धि होती है, उसके प्रतिरोध में भी आंशिक वृद्धि होती है, जिसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, जिसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। मतलब थोड़ा सा भी अगर तापमान बढ़ेगा तो उसके प्रतिरोध में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी होगा। जैसे कोई चालक तार है, समझिएगा बाबू जरा ध्यान से, ठीक है ना, किसी चालक तार के, हम ऐसे लिखते हैं, किसी चालक तार के, हम लिखते हैं किसी चालक तार के। अब कोई चालक तार है, मान लीजिए कोई भी तार है, उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब जब तार गर्म नहीं था, 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई चालक तार है, कोई चालक तार जी, ताप लिखा गया है, कोई चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध मान लिया जाए कि 1 ओम है, ठीक है ना, 1 ओम है। मतलब जो तार है अभी एकदम ठंडा है, 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब एकदम ठंडा है। जैसे मान लिया जाए कि ये चालक तार है, इस मतलब ये अभी गर्म नहीं है, बिल्कुल ठंडा है, तो इसका प्रतिरोध 1 ओम है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भी गर्म करेंगे, मान लिया जाए कि इसका हम टेम्परेचर बढ़ा करके 1 डिग्री कर दिए, अभी 0 डिग्री है ना, तापमान प्रतिरोध 1 ओम है, 1 डिग्री सेल्सियस पर अब इसका तापमान कितना कर दिए हैं? 1 डिग्री। इसका तापमान हम कितना कर दिए? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर, बताओ बाबू, अगर हम 0 डिग्री से 1 डिग्री तापमान कर दिए तो प्रतिरोध बढ़ेगा ना, चूंकि अभी बताए हैं कि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो जब 0 डिग्री से हम कितना कर दिए? 1 डिग्री कर दिए। तो अब 0 डिग्री से 1 डिग्री कर दिए तो इसका प्रतिरोध 1 ओम से बढ़ेगा, थोड़ा सा ही बढ़े लेकिन बढ़ेगा। तो किसी चालक तार का 0 डिग्री पर प्रतिरोध 1 ओम है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होगा, उसके प्रतिरोध में 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होगा, उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होगा
इसे ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसे ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसे ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। कहने का अर्थ समझ गए ना? इसे ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। और प्रतिरोध ताप गुणांक को अल्फा से भी सूचित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? से अल्फा से, इसे अल्फा से भी सूचित करते हैं। से अल्फा के द्वारा भी क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। अल्फा के द्वारा भी हम इसको सूचित कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इतना तो आप लोग समझ गए कि अगर किसी चालक तार का तापमान बढ़ाएंगे, अगर किसी चालक तार का तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर किसी चालक तार का तापमान घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी घटेगा। बताओ बाबू, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। जल्दी जल्दी से बताओ बाबू। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो एक बार बताइए कि गुरुजी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बता दीजिए। बता दो, जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर जी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, एकदम महारत हासिल कर लिए। ओके ना? कॉन्सेप्ट क्लियर ना? अच्छा, पिछली क्लास में हम आपको ये बता दिए थे, जब ओम का नियम पढ़ा रहे थे तो हम ये चीज बताए थे कि जब भी ओम का नियम होता है तो उसमें तापमान को अचर रखा जाता है। पिछली क्लास में पढ़ाए थे ना? पिछली क्लास में पढ़ाए थे बाबू कि तापमान को अचर क्यों रखते हैं। ठीक है बाबू, पिछली क्लास में हम आपको बताए थे कि ताप को अचर क्यों रखते हैं। इसलिए रखते हैं, ओम के नियम में हम आपको पढ़ाए थे ना कि ताप को अचर क्यों रखा जाता है। तापमान न बढ़ने दिया जाता है न घटने दिया जाता है, इसलिए क्योंकि अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। इसलिए ओम के नियम में ताप को हमेशा अचर रखा जाता है। तो परीक्षा में अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखते हैं, यह क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, ठीक है, कि ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है। तो बताइएगा कि जब किसी चालक तार का तापमान बदल जाएगा तो उसका प्रतिरोध भी बदल जाएगा। यानी जब किसी चालक तार में ये तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जब चालक तार का तापमान घटेगा तो उसका प्रतिरोध भी घटेगा। इसलिए विद्युत धारा और विभवांतर दोनों प्रभावित हो जाएगा, ठीक है ना, जिससे कि ठीक ढंग से उसका पठन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए ओम के नियम में ताप को हमेशा अचर रखा जाता है। क्लियर? आइए, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? अच्छा, एक चीज तो ये हम आपको बता दिए। अब एक चीज बाबू जरा हमें ये बताओ कि कोई चालक है, जैसे मान लिया जाए कि ये तार है, इसका प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर करेगा? बताओ बाबू, इसका प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा? ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक का नाम है, टॉपिक है, ठीक है ना, कि चालक का प्रतिरोध, चालक यानी कि तार का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा? किन किन बातों पर चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा? चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा? बताइए। कोई चालक तार है तो उसका प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा? सबसे पहला ध्यान रखिएगा, कोई चालक तार है तो वो सबसे पहला निर्भर करेगा लंबाई पर, ठीक है ना, चालक की लंबाई पर।
चालक की लंबाई पर। जैसे मान लिया जाए कि कोई इतना बड़ा तार है, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं 5 ओम है। अगर हम इसका लंबाई दुगना कर देंगे तो इसका प्रतिरोध भी तो दुगना हो जाएगा ना बाबू। तो 5 अब 5 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा ना। यानी कि अगर चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, चालक तार के लंबाई को घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी घटेगा। यानी कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ध्यान रखिएगा, चालक की लंबाई पर, यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। यानी कि चालक का लंबाई बढ़ाएंगे, चालक का लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, चालक का लंबाई घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि चालक की लंबाई पर तो लिखेंगे बाबू हम लोग, क्या लिखेंगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध लिखेंगे, किसी चालक की लंबाई, किसी चालक की लंबाई उसके प्रतिरोध का, उसके प्रतिरोध का, किसी चालक तार की लंबाई उसके प्रतिरोध का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। ठीक है ना। किसी चालक की लंबाई उसके प्रतिरोध का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात जब चालक की लंबाई बढ़ाएंगे, जब चालक की लंबाई बढ़ाएंगे, जब चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जब चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है ना। तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और जब चालक की लंबाई घटाएंगे, और जब चालक की लंबाई, और जब चालक की लंबाई घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी घटेगा, तो उसका प्रतिरोध भी घटेगा, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। जब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जब लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। यानी कि प्रतिरोध मतलब होता है आर, रेसिस्टेंस। बाबू प्रतिरोध को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस, आर कहते हैं। यह समानुपाती है, किसका समानुपाती है, तो लंबाई का, एल का। बहुआ ये याद रखिएगा। ठीक है ना। आर वेरीज एल, आर समानुपाती एल, याद रहेगा, आर समानुपाती एल। बहुआ एक बात में ध्यान रखिएगा, अगर मान लिया जाए कि हमारे हाथ में यह चालक तार इतना लंबा है, अगर यह चालक तार इतना लंबा है, इसका प्रतिरोध हम मान लेते हैं 5 ओम है, 10 ओम है, 10 ओम मान लेते हैं। अगर इसका लंबाई दुगना कर दें, ठीक है ना, इससे दुगना बड़ा तार ले लें, तो उसका प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यानी चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और चालक तार की लंबाई को घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी घटेगा। यह बात आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। समझ में आया? यहां तक क्लियर है बाबू एकदम? चलिए, ठीक है ना। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आता है कि जब किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा कि बराबर रहेगा, कि इनमें से कोई नहीं, बता दीजिएगा कि बढ़ेगा। ठीक है ना। ये हो गया। दूसरा, ये पहला निर्भर, चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो पहला चीज हो गया ठीक है बाबू, यहां तक हो गया ना। चालक की लंबाई पर, चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो पहला हो गया चालक की लंबाई पर। दूसरा होता है बाबू चालक की मोटाई पर, चालक की मोटाई पर, मोटाई जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मोटाई को ही बोलते हैं अनुप्रस्थ
काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि चालक की मोटाई पर अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि चालक तार का मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और जब मोटाई घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी कि चालक तार का जो क्षेत्रफल है, मोटाई जो है, वो क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो बउआ लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, चालक की मोटाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना। लिखेंगे कि किसी चालक ऐसे लिखेंगे, किसी चालक का मोटाई बढ़ाने पर, किसी चालक का मोटाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा, उसका प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। किसी चालक का मोटाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। और चालक का मोटाई घटाने पर, और चालक का मोटाई घटाने पर, और चालक का मोटाई घटाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, प्रतिरोध बढ़ेगा। बाबू याद रखिएगा, क्लियर हुआ। अच्छा, यानी कहने का मतलब व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो लिखेंगे कि चालक तार में, क्षेत्रफल, ऐसे लिखते हैं मोटाई, चालक तार में मोटाई और प्रतिरोध के बीच, चालक तार में मोटाई और प्रतिरोध के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा। चालक तार में मोटाई और प्रतिरोध के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, समझ में आ गया। यानी कि आर प्रतिरोध जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है, किसका, तो क्षेत्रफल का, यानी एरिया का। एरिया मतलब होता है ना क्षेत्रफल, एरिया का व्युत्क्रमानुपाती है। याद रहेगा बाबू, ध्यान रखिएगा ये बात। तो परीक्षा में सवाल आएगा, किसी चालक तार के क्षेत्रफल को बढ़ाया गया तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो अगर किसी चालक तार के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, सॉरी, उसका प्रतिरोध घटेगा। किसी चालक तार का मोटाई बढ़ेगा तो 2024 में यह क्वेश्चन आया है, 2024 में यह क्वेश्चन आया है बाबू। कहां गया, ये देख लीजिए, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कैसे प्रभावित होता है। तो लिखेंगे, जब किसी चालक तार के क्षेत्रफल यानी मोटाई को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, और जब चालक तार के क्षेत्रफल यानी मोटाई को घटाया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अर्थात क्षेत्रफल और प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, क्षेत्रफल और प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। क्लियर हुआ, ठीक है बाबू। ये तो हो गया, दो चीज पर तो निर्भर किया, एक तो चालक की लंबाई पर और दूसरा चालक की मोटाई पर। अब तीसरा प्यारे बच्चों, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आप लोग हमें बताइए, एक तांबा का तार है और एक एल्युमिनियम का तार है, ज्यादा बढ़िया तार कौन सा है, जल्दी से बताओ। एक कॉपर का तार है और एक एल्युमिनियम का तार है, ज्यादा बढ़िया तार कौन सा है, एक बार जल्दी से हमें बता दीजिए, बताओ बाबू। फटाफट से बताइए। एक कॉपर का तार है और एक एल्युमिनियम का तार है,
तो ज्यादा बढ़िया तार कौन सा है, मतलब कौन सा तार है जिसमें बहुत कम प्रतिरोध होगा? मार्केट में कौन सा तार महंगा मिलता है? आप मार्केट में जाते हैं तो महंगा तार क्या चीज का मिलता है? आप देखते होंगे कि कॉपर का तार महंगा मिलता है, एल्युमिनियम का तार सस्ता मिलता है। यानी कॉपर का तार में प्रतिरोध कम होता है, एल्युमिनियम के तार में प्रतिरोध ज्यादा होता है। लोहा का तार ले लीजिएगा, उसमें और कम प्रतिरोध होगा। यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना? और क्या, ध्यान से समझ में आ गया ना? यानी कि लोहा का तार में कम, ये ज्यादा प्रतिरोध होगा, तांबा के तार में कम प्रतिरोध होगा। और तापमान वाला बताइए दिए बाबू। तो एक बात याद रखिएगा कि चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी तापमान बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, चालक के प्रकृति पर, सॉरी, किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी कि लोहा के तार में प्रतिरोध ज्यादा होगा और तांबा के तार में प्रतिरोध कम होगा। और ये वाला तो बताइए दिए हैं कि तापमान पर भी निर्भर करता है। यानी अगर किसी चालक तार का तापमान बढ़ाएंगे तो ये कोई तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा और तापमान घटाने से प्रतिरोध घटेगा। ये तो हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है ना? तो बाबू जर्मन सिल्वर मैग्नीज कार्बन लैंप, ये तीनों का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। ये अपवाद में आता है, कुछ चीजें ना अपवाद में है, मतलब ये उल्टा काम करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोगों को पढ़ना है विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। बाबू ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। तो याद रखिएगा कि चालक पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई में जो प्रतिरोध होता है। कोई चालक तार है, मान लिया जाए ये चालक तार है, इस चालक तार का जो लंबाई है और जो मोटाई है उसमें जितना प्रतिरोध है, बस उसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। चालक तार के एकांक क्षेत्रफल, मान लिया जाए कि हम हम ले लिए 1 मीटर लंबा तार, कितना, 1 मीटर लंबा तार, तो इसका मोटाई भी प्यारे बच्चों मान लिया जाए कि हम 1 mm ले लेते हैं। तो मोटाई और लंबाई दोनों अगर ले लिए, और इस तार में जो प्रतिरोध होगा इसी को हम लोग कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। तो चालक तार के किसी भी पदार्थ के कोई भी चालक पदार्थ है उसके एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब मोटाई समझिएगा, तो एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई, यानी कि कोई चालक तार है उसके लंबाई और मोटाई में जो प्रतिरोध है बस उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं ना कि सीधे ये याद करते हैं कि ओम मीटर बस याद कर लेना रे बाबू। सब लोग याद करवा देते हैं कि चाहे कुछ भी हो ओम मीटर याद रखना बस। भाई ओम मीटर याद रखना कैसे? कुछ तो नियम होगा। ओम मीटर कैसे याद रखेंगे? बउआ देखो, इसका एसआई मात्रक ओम मीटर कैसे होता है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कह दीजिएगा कि अरे सर विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। लेकिन हम पूछ दे कि बताइए ओम मीटर कैसे होता है, प्रूफ करके दिखाइए, तुरंत प्रूफ कर लेंगे। अभी प्यारे बच्चों जस्ट हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं भाई? आर समानुपाती एल, और फिर क्या बताए? आर व्युत्क्रमानुपाती ए, एरिया, यानी कि लंबाई का समानुपाती होता है और मोटाई का ये मोटाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भाई अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं प्यारे बच्चों कि आर जो होता है, जो समानुपाती होता है एल का, आर समानुपाती होता है एल का, और आर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है ए का, एरिया का, मतलब मोटाई का। हम इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण यहां पर लिख देते हैं
यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे भाई बाबू? समीकरण 1 में आर बराबर है तो आर, ठीक है ना, आर बराबर है तो आर हम लिख दिए। चलिए आर वेरीज ए, ऊपर में एल है और नीचे 1/a है, तो हम इसको लिख सकते हैं LYA। बताओ बाबू, LYA तो लिख सकते हैं ना सर जी, बहुत बढ़िया। अब हम अगर ये रो मतलब वेरीज का चिन्ह हटाएंगे तो आर बराबर, वेरीज का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिसको रो कहते हैं। क्या बोलते हैं? रो। और रो को ही हम लोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे एस लिखिए, ऊपर से ऐसे करिए, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है ना। तो आर वेरीज L/A था जिसको हमने कर दिया आर बराबर, अब रो एक नियतांक आ गया तो बराबर इसके बदले में रो आ गया, L/A हो जाएगा। क्लियर? चलिए जी, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। रो L बराबर RA हो गया, रो L बराबर क्या हो गया? RA हो गया। चलिए भाई, यहां तो पता है। अब प्यारे बच्चों यहां से लिखते हैं रो बराबर सिर्फ क्या होगा? RA/L होगा। सिर्फ रो बराबर क्या होगा? RA/L होगा सर जी। अब बाबू रो बराबर R मतलब रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ए मतलब एरिया, एरिया का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर बटा लंबाई का होता है मीटर। तो बाबू ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर, 1 मीटर से ये मीटर कट गया तो रो बराबर क्या हुआ? ओम मीटर। और अभी जस्ट बताए हैं कि रो क्या होता है? प्रतिरोधकता। तो बाबू प्रतिरोधकता बराबर क्या हो गया? ओम मीटर। यही तो बताए हैं कि इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। समझ में आ गया कितना आसान है? समझ में आ गया ना कितना आसान है? इतना ही आसान है। और सीधे इसका उल्टा होता है विशिष्ट चालकता, इसका व्युत्क्रम होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाता है, उसको विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी याद रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कहलाता है। क्लियर हुआ? बताओ बाबू, क्लियर यहां तक? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कहलाता है, ठीक है ना। यहां तक याद रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से समझा देते हैं। अभी जस्ट हम आपको पढ़ाए थे कुछ देर पहले, बहुआ समझिएगा जरा ध्यान से, कुछ देर पहले पढ़ाए थे कि आर जो होता है वो लंबाई का समानुपाती होता है। मतलब किसी भी तार का लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये बताए थे ना। तो लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी कि आर और एल समानुपाती होता है। और अभी बताए थे कि किसी तार का मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, यानी कि एरिया जो होता है वह प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर व्युत्क्रमानुपाती 1/A हो गया। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 कर लिए। अब ये दोनों को मिला करके प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, अब क्या करेंगे? ये दोनों को मिलाएंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? ये दोनों को मिलाएंगे समीकरण 1 और 2 से। LHS बराबर है तो R का R लिख दिए, और L है और नीचे है 1/A तो हम कर दिए L/A, ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा बस, ये जो साइन है इसको हटाएंगे तो एक दूसरा नियतांक आएगा जिसको रो कहते हैं, और रो मतलब होता है प्रतिरोधकता, ठीक है ना। तो आर इस सिंबल को हटाए, वेरीज का सिंबल हटाए तो बराबर आया, और इसके बदले में एक नियतांक आया रो, और L/A है तो L/A लिख दिए। अब क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो रो L बटा क्या हो गया? RA, रो L बटा क्या हो गया? RA। चलिए अब सिर्फ रो बराबर, तो ये L नीचे बटा में आ जाएगा, तो बाबू रो बराबर क्या हो गया? RA/L हो गया। चलिए रो बराबर, अब इस सब का एसआई मात्रक लिखिए। R मतलब रेसिस्टेंस ओम, तो भाई इसका प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, एरिया का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और L का मीटर होता है। तो मीटर से मीटर कट गया, ऊपर में M स्क्वायर था मतलब 2 मीटर था, तो 2 मीटर से 1 मीटर कट गया तो M से M कट गया, तो R, तो ये रो बराबर क्या हो गया? ओम मीटर हो गया, और यही एसआई मात्रक हुआ, ठीक है ना। यही क्या हुआ? एसआई मात्रक हुआ। बस ऐसे ही याद रखना है। बताओ बाबू, याद रह जाएगा?
सारे बच्चों को याद हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सारे बच्चों को याद हो जाएगा, यस और नो? सारे बच्चों को याद हो जाएगा, यस और नो? जब ये नहीं समझ में आया तब इसके आगे जो हम पढ़ाएंगे प्रतिरोधों का समूहन, वो कैसे समझिएगा? क्लियर बाबू, हो गया याद? यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे बच्चों का? यस। अब इसके बाद जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक कौन सा है बाबू? अब इसके बाद जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है प्रतिरोधों का समूहन। क्या पढ़ना है? प्रतिरोधों का समूहन। ध्यान से सुनिएगा बाबू। अभी आपको हम पिछले क्लास में भी एक चीज बताए थे, ठीक है ना? एक चीज हम पिछले क्लास में, अच्छा एक चीज और, हाँ एक क्वेश्चन यहां पे छूट गया। एक क्वेश्चन जरा ना आप हमें बता दीजिए, ये वाला क्वेश्चन के आंसर क्या होगा बाबू? एक चालक तार है, मान लिया जाए इतना लंबा चालक तार है, ये 2 मीटर का लंबा चालक तार है, ठीक है ना? और मान लिया जाए इसके लंबाई को खींच करके दुगना करते हैं। अब क्या किया, इसके लंबाई को खींच करके हम दुगना कर दिए, मतलब ये जो 2 मीटर का तार था हम इसको क्या कर दिए, 4 मीटर कर दिए, ठीक है ना? ठीक है ना बाबू? अगर किसी चालक तार के लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए, खींचने से पहले इस चालक, मतलब आप समझिएगा, जब यहां से यहां प्यारे बच्चों ये 2 मीटर था, यहां से यहां 2 मीटर था, ये दोनों मिला करके कितना बन गया, ये दोनों मिला करके बन गया है 4 मीटर। अच्छा, खींचने से पहले मतलब इतना से इतना तक का जो प्रतिरोध था वो 12 ओम था। कितना था? 12 ओम था। कितना था बाबू? 12 ओम था। यहां से यहां तक प्रतिरोध 12 ओम था। अब जब इसका लंबाई दुगना कर दिया गया है तो बताइए इसका प्रतिरोध कितना होगा? यानी कि जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास कोई चालक तार है, देखिए बताते हैं। कोई चालक तार इतना लंबा है, ठीक है ना? इतना लंबा हमारे पास चालक तार है, ठीक है? इसको पूरा दम लगा करके खींचे, इसका लंबाई दुगना कर दिए, इतना लंबा कर दिए, ठीक है ना? जब ये छोटा था, जब ये इतना छोटा था तो इसका प्रतिरोध था 12 ओम। जब ये इतना छोटा था तो इसका प्रतिरोध था 12 ओम। अब जब ये दुगना बड़ा हो गया है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, बस यही पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर लंबाई दुगना हो गया तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। यही गलत है। लंबाई दुगना होता है तो प्रतिरोध 4 गुना बढ़ता है। ये कैसे सर? ये कैसे? देखो बाबू, लंबाई अगर दुगना करेंगे किसी चीज को खींच करके तो उसका मोटाई पतला हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि लंबाई दुगना हो गया तो मोटाई भी उतने के उतने रह जाएगा, गलत है। लंबाई अगर दुगना करेंगे तो मोटाई उसका पतला हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लंबाई अगर दुगना करेंगे खींच करके तो मोटाई उसका पतला हो जाएगा, ठीक है ना बाबू? ये बात ध्यान रखिएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बस इतना सा ही है कि अगर लंबाई को खींच करके दुगना करेंगे तो मोटाई आधा हो जाएगा। जैसे बाबू आप समझिएगा, अभी जस्ट हम लोग एक सूत्र ऊपर में पढ़े थे, यहां पर एक फॉर्मूला पढ़े थे। कौन वाला फॉर्मूला? ई वाला। ध्यान से जरा देखिए, ठीक है ना? ये एकदम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? और जस्ट इसके बाद प्यारे बच्चों ये चीज निकल करके हम लोगों को आया था, R बराबर रो L बाई ए, यही ना निकल के आया था। तो बाबू यहां पर भी हम फॉर्मूला लगाते हैं, R बराबर रो L बाई ए, यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, R बराबर रो L बाई ए। चलिए अब R बराबर, ठीक है ना, रो, लंबाई को दुगना किया गया है तो L में 2 से गुना करेंगे तो 2L आ जाएगा। और प्यारे बच्चों मोटाई, जब अभी आपको बताया कि जब लंबाई दुगना होगा तो मोटाई आधा हो जाएगा, यानी कि जो A था वो अब A बटा 2 हो जाएगा। आधा मतलब यही ना होता है, जैसे 4 का आधा तो बटा में 2 कर देंगे, 6 का आधा तो बटा में 2 कर देंगे, तो वैसे ही मोटाई का आधा, A का आधा तो A बटे 2 हो गया, ठीक है ना बाबू? अब यहां पर R बराबर रो, अब समझिएगा 2L बटे A बटे 2 है तो यहां पर 2 ऊपर चला जाएगा तो 2L इंटू 2 बटा A हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए R बराबर रो 2L इंटू, ये वाला L है, इसको 22 मत समझिएगा, ये L है, तो 2L इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4L हो जाएगा।
4l/, नीचे क्या है बाबू, a है, तो नीचे a है तो हम a ही लिख दिए। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर r बराबर, अब बाबू जरा ये समझो आप, ये जो 4 है इसको हम बाहर निकाल लिए, ठीक है ना, l/a हो गया, कोई अंतर नहीं है। फिर से हम इसको गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, बस 4 को हम क्या कर लिए हैं, बाहर निकाल लिए हैं। अब जरा देखिए r बराबर, यहां पर क्या है, 4 है सर जी, तो चलिए सर जी 4 है तो 4 कर लिए, इनटू रो l/a। बाबू रो l/a किसका फॉर्मूला होता है, r का। रो l/a किसका फॉर्मूला होता है, r का, तो हम रो l/a के जगह पे r लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। चलिए तो r बराबर 4 इंटू, अब r कितना दिया हुआ है, 12 ओम, तो 4 इंटू 12 ओम, यानी कि r बराबर 12 चौके 48 ओम। बाबू आंसर हमारा कितना आया, 48 ओम। यानी कि जब किसी चालक तार के लंबाई को खींच करके दुगना करेंगे तो उसका प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया बाबू। जब किसी चालक तार की लंबाई को खींच करके दुगना करेंगे तो उसका प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। सारे बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। क्लियर एकदम, सारे बच्चों को हो जाएगा याद, बताइए सभी बच्चों को याद हो जाएगा, यस और नो, सारे बच्चों को हो जाएगा याद, यस और नो, याद कर लीजिएगा ना, पक्का ना, एकदम पक्का याद हो जाएगा ना, एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए कितना क्लास में और खत्म होगा, जो अभी इसको खत्म होने में लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा। ना बचा हुआ है, ज्यादा तो नहीं लगेगा, एक क्लास इधर लगेगा, क्लास हम इधर मान लेते हैं, यहां से पूरा क्लास मान लेते हैं, यहां से है। ज्यादा नहीं, 2 क्लास से 3 क्लास होते होते अभी खत्म हो जाएगा, 2 क्लास से 3 क्लास में ही खत्म हो जाएगा। दो से 3 क्लास खत्म होते होते पूरा। कल सुबह में फिजिक्स से पढ़ा दें का, कल सुबह वाला जो क्लास लेते हैं एप्लीकेशन पे, उसमें फिजिक्स से पढ़ा दें, और कल शाम में हिस्ट्री का नया चैप्टर पढ़ा देंगे, एकदम तुरंत तबाही मच जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ बाबू, कल सुबह में फिजिक्स पढ़ा दें, हैं? चलिए तो कल सुबह में फिजिक्स पढ़ाते हैं, कल सुबह में फिजिक्स के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। कल सुबह में फिजिक्स पढ़ाते हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। अरे भाई कल कहो तो हम इस चैप्टर को खत्म कर दें, ऐसा करते हैं ना, हम कल इसको खत्म कर देते हैं। कल फिजिक्स सुबह में भी और दोपहर में भी, दोनों टाइम अगर पढ़ा दिया ना तो ये चैप्टर खत्म, पक्का खत्म, ठीक है ना। चलिए तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया ना, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं ना। और पढ़ाएं कि छोड़ दें अब, और पढ़ाएं कि छोड़ दें, बताइए, और पढ़ाएं कि छोड़ दें।
समझ में ज्यादा नहीं आएगा। अरे भाई चलो तो रहने देते हैं, कल सुबह में हम फिजिक्स से पढ़ा देते हैं, ठीक है। कल सुबह में 7:30 बजे से आप लोग जुड़िएगा क्लास में, हम फिजिक्स ही पढ़ा देंगे, ठीक है ना। सिलेबस तो लगभग अब कंप्लीट होने के कगार पे पहुंचा हुआ है भाई। हमारा सोशल साइंस में सिविक्स खत्म, ज्योग्राफी खत्म, हिस्ट्री में 2-3 को छोटा छोटा चैप्टर बचा है, इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत बचा है, उसको देख लेंगे। मतलब नवंबर नहीं जाएगा भाई, पूरा नवंबर भी नहीं जाएगा और आपका खत्म हो जाएगा। क्रैश कोर्स हम लोग 1 नवंबर से करेंगे और नवंबर में आपका सिलेबस भी खत्म। ऐसे तो अक्टूबर लास्ट तक जाएगा, लेकिन नवंबर में थोड़ा बहुत बचेगा, उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। हम लोग सिलेबस में बहुत आगे चल रहे हैं, बाकी सब जगह तो सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, ठीक है। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं हम आप लोगों से अब कल सुबह वाली क्लास में। जब कल सुबह मिलेंगे ना तो इस चैप्टर को देखेंगे, जितना ज्यादा हो सकेगा हम आगे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों सुबह में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते मन लगा करके पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।